हम्म क्वेश्चन सुन, ठीक है। ठीक है, कैसे समझ में आ रहा है? हाँ, पैसेज नहीं समझाएंगे तो आ जाएगा समझ में। ठीक है, सुन लो, पहले पैसेज सब समझ लो, ठीक है, ज़्यादा लंबा है नहीं, तुरंत हो भी जाएगा। ठीक है, पहले पैसेज को समझो ना। पैसेज में देखो बोला क्या गया था, पहले समझो। मैंस डिपेंडेंस ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड। इसका मतलब क्या हुआ देखो, बोल रहे कि जितना भी आदमी है ना, या फिर जितने भी मनुष्य है, सभी के सभी या तो वो जानवर पे निर्भर है या तो वो पेड़ पौधों पे निर्भर है। ठीक है, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, समझे। एनिमल्स आर किल्ड फॉर मीट एंड स्किन। जानवरों को हम लोग बोल रहे कि मारते हैं, किस लिए? उससे मीट मिलता है और चमड़े मिलता है। ठीक है, और ट्रीज आर कट डाउन फॉर वुड्स एंड पेपर। बोल रहे कि पेड़ों को हम लोग काटते हैं, पेड़ से हमें क्या मिलता है? लकड़ी मिलता है और पेपर मिलता है। ठीक है, और प्लांट्स आर अपरूटेड फॉर फूड्स एंड मेडिसिन। बोल रहे कि देखो, ये था पेड़, पेड़ को हम लोग काटते हैं, पेड़ से हमें लकड़ी और पेपर मिलता है, लेकिन पौधा जो होता है, पौधा को हम लोग उखाड़ते हैं क्योंकि उससे हमें भोजन मिलता है और दूसरा दवाइयाँ मिलती है। ठीक है, if we go on using nature as throughlessly as we have been doing, nothing worthwhile in nature will be left for our posterity। ठीक है, बोल रहे कि इसी तरीके से अगर हम लोग जानवरों को मारते जाएंगे, साथ साथ में पेड़ और पौधों सबको अगर मारते जाएंगे, उखाड़ते जाएंगे, तो एक ना एक दिन क्या होगा, पूरी तरह से दुनिया ही साफ हो जाएगा ना। दुनिया साफ हो जाएगा तो कुछ रहेगा क्या बचा हुआ? नहीं बचेगा। Against this background, many countries have passed protective laws in order to safeguard wildlife। इसीलिए बोल रहे हैं कि इस धरती में जितने भी जीव जंतु है, साथ में पेड़ पौधे हैं, उनको बचाने के लिए बहुत सारे देशों ने ना, इनको बचाने के लिए, इसको बचाने के लिए बहुत सारे नियम कानून बनाए हैं। ठीक है, और देखो, देयर आर मोर देन 1200 नेशनल पार्क। पूरी दुनिया में अगर देखोगे ना तो 1200 नेशनल पार्क बनाया गया है। वाइल्ड लाइफ रिजर्व बनाया गया। वाइल्ड लाइफ रिजर्व मतलब बोलते हैं आरक्षित वन। ठीक है, जहां पे कोई शिकार नहीं कर सकता है। ठीक है, and similar protective areas throughout the world to ensure that rare wild animals and trees are saved from extinction। ठीक है, ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ना, जो जानवर है, जो रेयर मतलब होता है जो बहुत कम मिलता है, वैसे जानवरों को या वैसे पौधों को बचाया जा सके। ठीक है, एक्सटिंक्शन का मतलब होता है कि पूरी तरह से खत्म होने से ना बचाया जा सके। ठीक है, वन ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच हैव बिकम एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब होता है एक ग्रुप अभी भी ना पूरी तरह से खत्म हो गया, आर डायनासोर। उस ग्रुप का नाम क्या है? डायनासोर है। द रीजन फॉर देयर एक्सटिंक्शन, उसके खत्म होने का कारण यह है, उसके खत्म होने का कारण इज नॉट नॉन। किस कारण से खत्म हुआ नहीं पता चला अभी तक। ठीक है, however poor guess people guess that this is become because of the change in environment। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि डायनासोर ना खत्म हो गया क्योंकि ना पर्यावरण में बहुत ज्यादा बदलाव आया था, बदलाव आने के कारण डायनासोर खत्म हो गया। The dinosaur could not adapt themselves to the new environment and as a result perish। perish का मतलब होता है मर गया। जैसे ही पर्यावरण में बदलाव आया, डायनासोर उस पर्यावरण को झेल नहीं पाया और क्या हुआ? मर गया। पेरिस का मतलब क्या हुआ? मर जाना। कोई दिक्कत नहीं है।
अब क्वेश्चन को समझो। पहला वाला पैसेज है, दिस पैसेज इज अबाउट किसके बारे में? जानवरों को कैसे करके बचाएंगे, पेड़ पौधों को कैसे करके बचाएंगे, उसी के बारे में है ना। तो इसी को बोलते हैं हाउ टू सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, समझ में आ? दूसरा है मैन इज डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर मैन एंड एनिमल्स। देखो, मैन इज डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर, हम लोग बोल रहे कि पेड़ पौधों पर और जानवरों पर किस लिए डिपेंडेंट है? जानवरों पर, जानवरों से हमें क्या मीट मिलता है, और पेड़ों से हमें क्या मिलता है? वुड मिलता है, मेडिसिन मिलता है, वुड मतलब लकड़ी मिलता है, दवाइयाँ मिलती है, ये सभी चीज हमें जानवर और पेड़ों से ही तो मिलता है। तो आंसर में क्या बोलेंगे? इन सभी चीजों के लिए। ठीक है, अब आगे वाला सुनो। व्हाट स्टेप्स द कंट्रीज हैव टेकन टू सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ। कंट्रीज बोले कि पूरी दुनिया में ना जानवरों को बचाने के लिए क्या कदम उठाया गया है? क्या कुछ कदम उठाया गया है कि नहीं, उसके बारे में बताओ। दे हैव पास प्रोटेक्टिव लॉज, सभी का देशों ने ना अपना अपना नियम कानून बनाए हैं, ये तो किया ही है। दे हैव मेड ट्रेडिशनल पार्क, नेशनल पार्क भी बनाए हैं। ठीक है, नेशनल पार्क वो पार्क होता है जहाँ पे पेड़ पौधे लगाए हुए रहते हैं, उसको कोई काट नहीं सकता है। दे हैव केप्ट एनिमल्स इन वाइल्ड लाइफ रिजर्व, जानवरों के लिए वाइल्ड लाइफ रिजर्व बनाया गया है। ठीक है, ये सभी चीज तो किया गया है, तो इसलिए क्या बोलेंगे? ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। वन ग्रुप ऑफ एनिमल विच हैज बिकम एक्सटिंक्ट, ऐसा कौन सा ग्रुप ऑफ एनिमल है जो पूरी तरह से खत्म हो चुका है? क्या नाम था ग्रुप ऑफ एनिमल्स का? डायनासोर, पूरी तरह से खत्म हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे वाला सुनो। According to the passage, what is the reason behind extinction of dinosaur? Extinction मतलब होता है कि खत्म होने का क्या कारण है? डायनासोर किस लिए खत्म हुआ था? चेंज इन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट चेंज हुआ, झेल नहीं पाया, मर गया। ठीक है, क्या हुआ? चेंज इन इन्वायरमेंट। अब आगे सुनो। द साइनोनियम ऑफ द वर्ड डिस्ट्रक्शन, साइनोनियम का मतलब होता है समानार्थी शब्द, डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है खत्म होना। खत्म होने का समानार्थी शब्द क्या होता है? एक्सटिंक्शन बोलते हैं इसको। एक्सटिंक्शन का मतलब ये होता है खत्म हो जाना। ठीक है, अब आगे वाला सुनो। Man's dependence on animals and plants cannot be ignored. The preposition in the given sentence, यहाँ पे क्या ढूंढ के निकालो बोल रहे हैं? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसको बोलते हैं? इन, ऑन, इनटू, उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। यहाँ पे कौन है प्रीपोजिशन? ऑन। प्रीपोजिशन कौन है? ऑन। समझ में आ गया? अब आगे वाला सुनो ना। द एंटोनियम ऑफ एग्जिस्टेंट, एग्जिस्टेंट का मतलब होता है कि जिसको, जो अभी जिंदा है, जो अभी पाया जाता है, उसको बोलते हैं, जिसका अस्तित्व है उसको बोलते हैं एग्जिस्टेंट। ठीक है, लेकिन जो खत्म हो गया है उसको बोलते हैं पेरिस। समझ में? जो खत्म हो गया है उसको क्या बोलते हैं? पेरिस। ठीक है, अब आगे वाला सुनो। सुनो ना, अब पहले यहाँ पे सुन लो ना, एक लेटर है, ये तो देखने से पता चल रहा है। यहाँ पे देखो, टू डैश GBHS सिली 1 सितंबर 2023, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव। छुट्टी के लिए आवेदन लिखेंगे तो जरूर किसको लिखेंगे? स्कूल में लिखेंगे। स्कूल में किसको लिखेंगे? हेडमास्टर को लिखेंगे। हेडमास्टर को कैसे लिखते हैं? टू द हेडमास्टर। लेकिन स्पेलिंग क्या होता है? पहला टू द में टी कैपिटल होता है, हेडमास्टर में एच कैपिटल होता है। कौन सा होगा? देख लो पहले, देखो ना, टू द हेडमास्टर, ए नंबर में देखो ना, टी कैपिटल है क्या? एच कैपिटल है क्या? तो टू द हेडमास्टर। इतना दूर हो गया, समझ में आ गया? अब आगे वाला सुनो। फिर देखो, सब्जेक्ट था एप्लीकेशन फॉर लीव ना, छुट्टी के लिए लिख रहे थे। सर मस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली, सबसे पहले सर को बोलते हैं ना, सभी ने निवेदन किया है कि, फिर उसके बाद बोलते हैं आई बेग टू से दैट, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता हूँ? आई एम डेज फ्रॉम फीवर, आई एम डेज फ्रॉम फीवर, बुखार से मैं पीड़ित था। ऐसे बोलेंगे ना, बुखार से मैं पीड़ित था, मुझे बुखार आ रहा था। इसको बोलने के लिए देखो क्या बोलते हैं? आई एम सफरिंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे? आई एम सफरिंग। सफरिंग का स्पेलिंग क्या होता है? SUFFERING। ठीक है, क्या बोलेंगे? आई एम सफरिंग। इतना दूर आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे वाला भी तो समझना है ना।
यहाँ पे देखो क्या बोले, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, एम लगा हुआ था ना, इसीलिए ना बाकी सब नहीं लगाए। ये देखो ईडी लगा हुआ था, सफर्ड मतलब ना वो काम पार हो गया, अभी भी उसे बुखार आ रहा ना, इसलिए तो वो नहीं जा पा रहा है, इसीलिए सफरिंग बोला। समझ में अब आगे वाला तब समझ लो, आई एम देयरफॉर कंपेल्ड टू अपसेंट माई सेल्फ फ्रॉम स्कूल फॉर 2 days, मुझे बुखार आ रहा है इसलिए मैं 2 दिन तक स्कूल नहीं जा सकता हूँ। ठीक है, ये बता दिया। आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दो। ठीक है, उसके बाद आई शेल बी हाईली डेज टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, अगर आप मुझे छुट्टी दे दोगे तो मैं आपका सदा आभारी बना रहूंगा ना। आभारी बना रहना को बोलते हैं ऑब्लिक्ट, क्या बोलते हैं बोलो तो, ऑब्लिक्ट। स्पेलिंग ढूंढो, ऑब्लिक्ट कहाँ है, समझे। आभारी बना रहने को क्या बोलते हैं, ऑब्लिक्ट, याद रहेगा। अब आगे वाला सुनो, एक लास्ट है ना, इतना दूर बोल दिए, उसके बाद क्या बोलेंगे, तुम्हारे लिए इतना काम कर रहा है तो क्या बोलेगा, थैंकिंग यू, और योर क्या बोलेंगे, योर ओबीडियंटली, मतलब आपका आज्ञाकारी, तो क्या बोलेंगे बोलो तो, योर ओबीडियंटली। कौन सा, ए नंबर है ना, योर ओबीडियंटली। अब आगे वाला सुनो, हो गया। ठीक है, 30 नंबर सुनो ना, माई ग्रैंड मदर डेज मी स्टोरीज लास्ट नाइट, पहले ये देखो ना, लास्ट नाइट बोलने का मतलब होता है कल मेरी दादी ने ना कहानी सुनाई थी, कल मेरी दादी ने कहानी सुनाई थी। समय क्या है, पार हो गया ना, पार हो गया समय को बताने के लिए। कहानी सुनाना को बोलते हैं ना, टोल्ड बोलते हैं। ठीक है, सुना चुकी थी है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टोल्ड। टेल का मतलब होता है कहना, ठीक है, टोल्ड का मतलब होता है कह चुकी है। समझ में आ रहा ना, इतना दूर में कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे वाला सुनो, द पैसिव वॉइस ऑफ समवन हैज स्टोलन माय पेन, क्या चेंज करो, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बस करते क्या है ना, लास्ट वाला यहाँ पे कौन है, माय बुक, लास्ट वाला को बस पहले लिखते हैं, ये याद रहेगा। ठीक है, माय बुक, लास्ट वाला को पहले लिख लिए। ठीक है, फिर ना ये देखते हैं, यहाँ पे अगर हैज है ना तो यहाँ पर भी हैज डालेंगे, माय बुक हैज। पैसिव वॉइस का रूल ही है कि हैज अगर लगा लिया उसके बाद ना बीन लगाया जाता है। ठीक है, माय बुक हैज बीन, ठीक है, माय बुक हैज बीन, देखो क्या बोला, स्टोलन है ना, तो बस वही बोलते हैं, माय बुक हैज बीन स्टोलन, STOLEN, स्टोलन। फिर लास्ट में लगाते हैं बाय समवन, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये लिख भी सकते हैं ये, या फिर नहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ से इतना दूर जो बोले ना, ये एक्स्ट्रा चीज होता है, ये लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो। तो माई बुक हैज बीन स्टोलन बाय समवन ऐसे बोलेंगे। इसका मतलब पहले समझो, समवन हैज स्टोलन माई बुक, ये क्या बोल रहा है ना, समवन हैज स्टोलन माई बुक, बोलने का मतलब है किसी ने मेरा किताब चुरा लिया। तो इसी को पैसिव वॉइस मतलब दूसरा और अलग तरीके से कैसे बोलेंगे, मेरा किताब किसी ने चुरा लिया, ऐसे ही बोलेंगे ना, मेरा किताब किसी ने चुरा लिया, उसी को इस टाइप से बोला जाता है, माई बुक हैज स्टोलन, माई बुक हैज बीन स्टोलन। कोई दिक्कत नहीं है, कौन सा बोलेंगे, माई बुक हैज बीन स्टोलन। ठीक है, अब उसके बाद समझो, रमन डैश अ लेटर व्हेन आई एंटर्ड हिज रूम, अब इसका मतलब भी पहले समझो, रमन डैश हिज लेटर व्हेन आई एंटर्ड हिज रूम, यहां से देखो क्या पता चल रहा है, When I entered का स्पेलिंग देखो ना, ईडी लास्ट में जुड़ा है ना, बोल रहा है कि मैं जैसे ही रूम के अंदर घुसा, समझे, मैं जैसे ही रूम के अंदर घुसा तो रमन पत्र लिख रहा था। ये समय बोल रहा ना, टाइम पार हो गया ना, मैं जैसे ही रूम के अंदर घुसा था उस समय रमन पत्र लिख रहा था, ऐसे ही होगा ना, उस समय रमन पत्र लिख रहा था। क्या नाम है, रमन, उसके साथ क्या लगाएंगे, नाम के साथ ना इज लगाते हैं। और लेकिन यहाँ पे क्या बोला, समय तो पार हो गया, जब समय पार हो जाता है तो उसको था के लिए क्या लगाते हैं, वाज, तो क्या बोलेंगे, वाज राइटिंग। ठीक है, हो गया। अब आगे वाला देखो, 16 नंबर का सुन लो ना, इट इज अ वेरी डेंजरस टू एंटर डैश द एनिमी कैंप। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ना वो भी समझो, इट इज वेरी डेंजरस टू एंटर डैश द एनिमी कैंप। इंटर्ड बोलने का मतलब होता है, जैसे सोच लो ना, कोई आदमी है, ठीक है, सेना में ही है, वो क्या
जैसे इंडिया और पाकिस्तान होता है ना, इंडिया का अपना सेना होता है, पाकिस्तान का अपना सेना होता है। तो इंडिया वाला कभी भी सेना ना गलती से भी पाकिस्तान का सेना में अकेले थोड़ी जाएगा, जाएगा तो क्या होगा, मार देगा, मर जाएगा नहीं, मार देगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोला, इट इज अ वेरी डेंजरस, बहुत ज्यादा खतरनाक है, टू इंटर्ड, एक जगह से अगर दूसरा जगह अगर जा रहा है ना तो उसको बोला जाता है टू इंटर्ड इनटू, लगाते हैं उस समय, समझे। इट इज वेरी डेंजरस टू इंटर्ड इनटू द एनिमी कैंप, एनिमी के कैंप मतलब दुश्मन के कैंप में घुसना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, समझ में। अब आगे सुनो, द मैन रॉब्ड मी, दैट्स माय पोजीशन, सुनो ना, द मैन रॉब्ड मी, दैट्स माय पोजीशन, बोलने का उस आदमी ने ना मेरी संपत्ति छीन ली। ठीक है, आदमी ने मेरी संपत्ति को छीन ली, तो इसके लिए हम लोग डालते हैं द मैन रॉब मी ऑफ माई पोसेशन। ठीक है, उस आदमी ने ना मेरी संपत्ति छीन ली, ऐसे करके बोला जाता है। इतना दूर में कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे वाला सुनो, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसका मतलब पहले समझो। इनडायरेक्ट स्पीच कभी अगर पूछे और बस ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा, द टीचर सेड दैट, टीचर ने कहा कि, इसका मतलब होता है द टीचर सेड, टीचर ने कहा, क्या कहा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब दिशा में उगता है। ठीक है, क्या ये सच्चाई है ना, हर एक दिन पूरब से ही निकलता है ना, एक दिन भी पश्चिम से निकलता है क्या, नहीं निकलता है ना। कोई चीज अगर सच्चाई होता है ना तो उसको सेम टू सेम लिखते हैं, बस रूल क्या है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने का, द टीचर सेड है, बस ये वाला दो चीज को देखो, इसको कॉमा बोलते हैं, इसको इनवर्टेड कॉमा बोलते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में हटाने के लिए बस इसको हटाते हैं, इसको हटाने के लिए बस इसके जगह पे एक ही चीज का यूज करते हैं, क्या, दैट का, समझे। द टीचर सेड दैट, अब क्या हो गया, द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, कौन सा है, मैच करो, द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए बस दैट का यूज करेंगे कब, जब ये वाला सेंटेंस को पढ़ लेना पहले, अगर ये सच्चाई है तो उस समय पे क्या बोलेंगे, सेम टू सेम होगा। अगर इसके जगह पे ऐसे भी रहता है, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, ऐसे भी अगर रहेगा तो भी उस समय पे इसी टाइप से बनाएंगे। अब आगे वाला सुन लो, अब 19 नंबर में देखो ना, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी, इनडायरेक्ट स्पीच तो बताओ, लेकिन ही सेड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर, अब ऐसा देखो आई एम राइटिंग अ लेटर, ये तो बोल रहे कि मैं ना लेट, उसने मुझसे कहा मैं पत्र लिख रहा हूं, तो इसको जब बनाएंगे ना तो अब थोड़ा सा रूल्स है, वो क्या है ना, तो पहले ही ये लिखते हैं, जब सेड के बाद अगर कुछ और लिखा हुआ रहता है ना तो सेड ना बदल जाता है टोल्ड में। ठीक है, ही टोल्ड, और उस समय ना मीन, ये जो टू देख रहे हो ना, टू को फिर नहीं लिखते हैं, ही टोल्ड मी हो जाएगा। और एक चीज हमेशा ये याद रखना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जब हटेगा तो क्या लगाएंगे, दैट, ही टोल्ड मी दैट। फिर इसको ना बोलते हैं फर्स्ट, आई है ना, तुम लोग को बताया भी था ना, आई और वी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, ये जो फर्स्ट पर्सन है ना ये चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में कौन है, ही, तो ये ही टोल्ड मी दैट, फिर आई जब ही के अनुसार बदलता है ना तो यहाँ पे बोलते हैं ही, और ही के साथ हमेशा एम लगाते हैं क्या, क्या लगाते हैं, नहीं यहाँ पे एम है ना, एम है तो यहाँ पे ना इज लगाएंगे। ठीक है, ही इज, ठीक है, उसके बाद क्या बोलेंगे, राइटिंग ए लेटर, राइटिंग ए लेटर। अब चेक करो कौन सा है, he told me that he is writing a letter। और एक चीज और यहाँ से ये भी याद रखना, यहाँ पे देखो ना सेड था ना, सेड मतलब होता है कहा था, उसको बताने के लिए यहाँ पे बस ही के साथ ना was का यूज किया था, he was writing a letter। अब चेक करो ना कौन सा होगा, he told me that he was writing a letter, he told me that he was writing a letter, कौन सा हुआ, थर्ड नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे वाला तब सुन लो, 20 नंबर सुनो ना, 20 नंबर में क्या बोलना चाह रहा है, डेस यू टेल मी व्हाई आर यू वीपिंग, सोच लो ना कोई दोस्त अगर रो रहा है तो तुम लोग क्या बोलोगे,
हाँ, वही बोलेंगे ना। तो डेस यू टेल मी, तो ऐसे पूछोगे ना, क्या तुम मुझे बता सकते हो क्यों तुम रो रहे हो, ऐसे बोलोगे ना, क्या तुम मुझे बता सकते हो क्यों तुम रो रहे हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, कैन। समझे ना, कैन यू टेल मी व्हाई आर यू वीपिंग। फिर आगे समझो ना, द पैसिव वॉइस ऑफ वी आर प्लेइंग क्रिकेट। देखो अभी किस में चेंज करना है, वॉइस में चेंज करने के लिए क्या बोल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। ये वाला बस स्पेलिंग याद रखो, ठीक है। प्लेइंग के स्पेलिंग क्या है, PLAYING। लास्ट में बस ये याद रखो, क्या लिखा हुआ है, ING, है ना लिखा हुआ है। जब ING लिखा हुआ रहता है ना, तो उस टाइम ना, इस समय करते क्या, लास्ट वाला को तो पहले लिखते हैं, क्रिकेट, क्रिकेट आर था तो यहाँ पे इज बोलेंगे, क्रिकेट इज। ये जो ING के जगह पे ना एक स्पेशल वर्ड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं बीइंग, ठीक है, बीइंग, क्रिकेट इज बीइंग, और क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, प्लेइंग है ना, तो वो चेंज हो जाएगा प्लेड में, प्लेड बाय, वी जो था ना, वी बदल जाता है अस में, ठीक है। अब ये दोनों का मतलब पहले समझो, वी आर प्लेइंग क्रिकेट मतलब हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय अस, क्रिकेट हम लोगों के द्वारा खेला जा रहा था, ठीक है, खेला जाता है, ठीक है। तो बस एक चीज इसमें ये याद रखना ना, ING जब लगा हुआ था ना, पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो बस उसमें बिंग आना चाहिए। इसमें बिंग है क्या, इसमें बिंग है क्या, इसमें है क्या, बस यही तो देखते हैं, जिसमें भी बिंग होगा वही वाला उसका आंसर हो जाएगा। जब पैसिव वॉइस बदलते समय ING लगा हुआ रहेगा तो बस क्या देखेंगे, बिंग किसमें है। समझ में आ रहा है ना, बस मेन चीज यही है। अब आगे वाला सुन लो। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बेबीज डेज व्हेन दे आर हंग्री। बच्चा सब कब रोता है, जब भूख लगता है। तो क्या बोलेंगे, बेबीज डेज व्हेन दे आर हंग्री। बेबीज, यहाँ पे स्पेलिंग देखो ना, ES जुड़ा है। अगर यहाँ पे ES जुड़ा है तो बाकी जो वर्ड आएगा ना उसमें ES जुड़ा हुआ नहीं होगा। तो बेबीज क्राई व्हेन दे आर हंग्री, ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है। अब आगे वाला सुनो ना, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एंड बीइंग फेड विद फास्टिंग for the day was almost done. He asked her from her store of cakes to give him a single one. अब देखो, सेंट पीटर वाला जो स्टोरी पढ़े हो गया ना, तो सेंट पीटर क्या करते थे, पूरा दिन भर ना घूम घूम के ना लोगों को उपदेश देते हैं, ठीक है। रात के समय ना एक ऐसे कुटिया पे पहुंचते हैं जहाँ पे एक लेडी ना केक बना रही होती है। तो वो उनके घर में जाके बोलते हैं, क्या आप अपने बनाए हुए केक में से एक छोटा सा टुकड़ा मेरे को खाने के लिए देंगे, ऐसे करके पूछते हैं। इतना दूरी बोला। अब यही पूछ रहा है कि गिव द लाइंस फ्रॉम वेयर दिस, द गिवन लाइंस आर फ्रॉम द पोएम। कौन से लाइंस, कौन से पोएम से लिया गया है, पोएम का नाम क्या होगा, रेन ऑन द रूफ, ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, द लेक इजली ऑफ इनिसफ्री, या द रोड नॉट टेकन। तो ये था ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ठीक है, ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे, दिस लाइंस आर कंपोज बाय, लिखा किसने है, एलिजेंट ऑफ द नॉर्थलैंड, लिखने वाले का नाम था फोबी करी, ठीक है, फोबी करी, ठीक है। और देखो ना उसके बाद वाला क्वेश्चन को, हु इज हर इन द थर्ड लाइन। ऐसे जब भी क्वेश्चन रहता है ना, हु इज हर इन द थर्ड लाइन, मतलब ना पैसेज को देखो, ये जो है ना पोएम को देखो, और उसमें थर्ड लाइन कौन सा है वो देखो। फर्स्ट लाइन हुआ, सेकंड लाइन हुआ, थर्ड लाइन में क्या बोल रहा है, ही आक्स हर, हर यहाँ पे आया है ना, हर यहाँ पर भी आया, ही आक्स हर मतलब सेंट पीटर ने उससे कहा, ही आक्स हर फ्रॉम हर स्टोर मतलब उसके बनाए हुए केक में से उसे दो कुछ केक। किसको बोला, हर किसके लिए प्रयोग किया, लड़की के लिए। लड़की वहां पे कौन थी, ओ बूढ़ी औरत थी ना, बूढ़ी औरत मतलब क्या बोलेंगे यहाँ पे, एन ऑलरेडी। ये सब समझना है ना वर्ड सब, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे वाला तब समझो। अब ये तो किताब वाला सबसे इजी वाला तो यही है, मार्गी वॉज डेज ईयर्स ओल्ड। मार्गी कितने साल की थी, 11 years old। मार्गी कितने साल की थी, 11 years old। अब उसके बाद वाला सुनो, who had learned to open the mind and body to sound and vibration। किसने बोल रहा है,
जो सुन भी नहीं सकती ना ही बोल सकती थी, उसने तब कैसे करके ना लोगों के बातों को समझना, मतलब देखो क्या बोला, who had learned to open the mind and body to sound and vibration, वो साउंड को, वाइब्रेशंस को कैसे करके महसूस करना सीखी, by sensing the sound, था ना। वो सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कौन थी वो, उस लड़की का नाम क्या था, उसका नाम था इविलियन ग्लेनी, ठीक है, उसका नाम क्या था, इविलियन ग्लेनी। अब आगे वाला क्वेश्चन सुनो ना, द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच द इंपेरर औरंगजेब बैंड, बोल रहा है कि औरंगजेब ना एक इंस्ट्रूमेंट को बजाने पर ना पाबंदी लगा दिया था, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या था, पुंगी था, पुंगी को बजाने पर रोक लगा दिया गया था, ठीक है। अब आगे वाला सुनो ना, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर विच थिंग अ सडन डिमांड इरप्टेड इन द मार्केट, जैसे ही बोल रहे कि वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ था, उस समय क्या चीज बहुत ही ज्यादा मार्केट में डिमांड में था, क्या था, तमारीन सीड, क्या नाम था उसका, तमारीन सीड, ठीक है। अब आगे वाला सुनो ना, द पोएम विंड इज कंपोज्ड बाय, विंड पोएम किसने लिखा था, कल ही तो बताए थे, विंड पोएम किसने लिखा था, सुब्रमण्य भारती, किसने लिखा था, सुब्रमण्य भारती। जैनुलाब्दीन वाज कलाम्स, जैनुलाब्दीन कलाम का क्या लगता है, उसके जैनुलाब्दीन कलाम के क्या लगते हैं, उसके पापा लगते हैं, ठीक है, क्या लगते हैं, पापा, ठीक है। अब आगे वाला सुनो, द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड हु हैड स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस वाज, बोल रहा है ना एक अकेली औरत जो बोल रहे कि माउंट एवरेस्ट पर ना 2 बार चढ़ाई की थी, उस औरत का नाम क्या था, संतोष यादव, ठीक है, उसका नाम क्या था, संतोष यादव। द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल वाज, वो छोटी सी लड़की का नाम क्या था, के जिया, क्या नाम था, के जिया, छोटी लड़की का नाम क्या था, के जिया, ठीक है। द चाइल्ड वेंट टू अ फेयर विद हिज, बच्चा किसके साथ मेले में गया था, पेरेंट्स, ठीक है, किसके साथ मेले में गया था, पेरेंट्स। अब आगे सुनो ना, हु कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनिक्डोट्स, ठीक है, बोल रहा कि ऐसा कौन आदमी था जो भी कहानी बताता था ना, उसका अंतिम को वो इस ढंग से बताता था कि जो भी सुनने वाला होता था ना गौर से सुनता था, उस आदमी का नाम क्या था, ईश्वरन, ठीक है, चैप्टर तो इसी से रिलेटेड था, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, था ना। अब आगे वाला सुनो, फ्रॉम whom had the grandfather brought Toto, किसके ग्रैंडफादर, बोल रहे कि ग्रैंडफादर ने ना टोटो को किससे खरीदा, ग्रैंडफादर ने टोटो को किससे खरीदा, एटोंगा ड्राइवर से खरीदा था, ठीक है। Who grew fat like a street side scared bull, ऐसा कौन आदमी था, बोल रहा है कि भैंस जैसा मोटा हो गया था, कोई था क्या, स्टोरी पढ़े थे ना, क्या नाम था, डिसिपल, डिसिपल बोलने का मतलब क्या होता है, चेला, चेला खा खा के मोटा हो गया था, ठीक है। द स्टेच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस वाज कवर्ड विद, हैप्पी प्रिंस का स्टेच्यू पूरी तरह से किससे भरा हुआ था, गोल्ड से, ठीक है। अब उसके बाद सुना ना, व्हाट वाज द बेहरमैन ड्रीम, बेहरमैन का क्या इच्छा थी, टू पेंट अ मास्टरपीस, ठीक है। आरसमा इज अ स्मॉल टाउन इन, आरसमा बोरे की एक छोटा सा जगह है, लेकिन है कहां पे वो, उड़ीसा में है, क्वेश्चन इतना ही तो था।